Good afternoon. I'm audible. Yes, इधर audible. Last आवाज आ रही है? ओके. क्या डिस्कस करना है आज फिर? एल्गोरिदम. ओके. थोड़ा सा मेमोरी रिलेटेड समझते हैं पहले कि अब हम क्या करने वाले हैं कि अब इंफॉर्मेशन के साथ डील करने वाले हैं. जैसे हमने कल बोला कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है हमको, राइट? डेटा पे काम करना है ना. मतलब जैसे वो रेसिपी कुक को हमने इंफॉर्मेशन दी, तो उस कुक को फॉर एग्जांपल चलो चाय बनाने के लिए बोला है मैंने उसको, तो उसको लगेगा ना कुछ बर्तन लगेगा. फिर वो उसको वो मार्केट से जाके लेट से शक्कर लेके आएगा, चीनी लेके आएगा, जो भी चीनी शक्कर एक ही होता है सर. क्या चाय पत्ती लेके आएगा, दूध लेके आएगा वगैरह वो सब चीजें. तो वो लाएगा तो रखने के लिए जगह लगेगी ना उसको कुछ ना कुछ, राइट? तो उसके पास किचन का एक्सेस है और वेरियस उसके पास वो चीजें है कि वो जाके खरीद के ला सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? बट वो समझना है हमको कि अभी ये किचन में रखेगा, ये समझ में आ गया, कुक. बट अब हम इसके बारे में अगर प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे तो कुक मतलब कौन है ये लेवल पे, मतलब टेक्निकल टर्म्स में कुक कौन था अपना? मशीन था ना. मशीन के पास ओएस है, तो ओएस का काम है अभी ये सब जगह बना के देना वगैरह सब. क्योंकि और ये चाय पत्ती वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन है ना सारी. हमारे केस में कुछ नंबर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, राइट? फ्लोटिंग वैल्यूज होंगे. इनको कंबाइन करके और कुछ इंफॉर्मेशन बनाई जा सकती है, राइट? तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करनी है. समझ में आया? स्टोर करने एक जगह पे, तो स्टोर करने के लिए मेमोरी लगेगी. ठीक है, मेमोरी लगेगी. तो दैट मेमोरी इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे मिलती है मेमोरी? रैम में मिलती है. क्लियर? रैम में ये मेमोरी मिलेगी. तो मेमोरी कहाँ देनी है वो ओएस की जिम्मेदारी, राइट? कितनी देनी है ये हमारी जिम्मेदारी. वो रेसिपी बुक में हम लिखेंगे ना कि भाई 1 लीटर तुझे, मतलब जितने इतने लोगों के लिए चाय बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बताऊंगा ना कि तुझे 1 लीटर दूध लाना है. तो अब 1 लीटर दूध लाने के लिए मैं बताऊंगा कि तू ये ऐसा ऐसा बर्तन ले और इसमें 1 लीटर दूध रख. समझ में आ रहा है? तो नॉट नेसेसरी 1 लीटर दूध चाहिए तो मैं 1 लीटर का ही बर्तन बोलूंगा. एक जनरल बर्तन है मेरे पास 5 लीटर वाला, मैं बोलूंगा कि 5 लीटर वाला बर्तन लेके आ, उसमें अभी के लिए 1 लीटर दूध रख. मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ? 5 तक रख सकता हूँ, मिनिमम कुछ नहीं. ऐसा है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो 5 लीटर रखना है, 3 रखना है, 2 रखना है, ये वैल्यूज है ना. बट वो बर्तन तो लगेगा ना तुमको, जगह बना के रखनी पड़ेगी. और वो जगह बना के कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा. बट कहाँ पे देगा जगह बना के? अब वो एरिया पता होना चाहिए ना तुमको, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो सिंपली यहाँ पे होते हैं 2 सेगमेंट्स, एक कोड सेगमेंट, एक डेटा सेगमेंट. अब कोड सेगमेंट क्या है? कोड सेगमेंट मतलब अभी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. प्रोग्रामिंग में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जैसे इफ एल्स फॉर लूप, ये सब कोड लिखेंगे हम. तो ये कोड, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी कुछ जगह लगेगी ना. समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी कुछ जगह लगेगी. तो वो दैट विल बी मैनेज बाय ये कोड सेगमेंट में वो जगह मिलेगी. ठीक है, अब वो मशीन का काम है पूरा. फिर डेटा सेगमेंट के बारे में मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? क्योंकि कल को मुझे मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करनी है. क्यों ड्रॉ करनी है मेमोरी डायग्राम? क्योंकि कल मेरा आउटपुट गलत आता है तो मैं कोड के फ्लो से जा सकता हूँ ना. क्या अरे हाँ, ये बर्तन में शक्कर इतनी ली, चाय पत्ती इतनी ली, दूध इतना लिया, फिर जो मेन बर्तन था उसमें कितना डाला वगैरह वो समझना पड़ेगा ना. समझ में आया क्या? तो कल को मैंने ज्यादा डाल दिया है, मतलब चाय लेट से मीठी होगी, तो क्यों मीठी होगी वो समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ना वो फ्लो से, एक 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 एक. तो मेमोरी डायग्राम मुझे अगर समझ में आई तो मैं कोड अच्छे से ट्रेस कर सकता हूँ कि मेमोरी कैसे मिल रही है इसको, कौन सी वैल्यू किस में गई, अभी इसमें वैल्यू है क्या. समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है यहाँ तक? तो ये जो डेटा सेगमेंट है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स.
एक होता है ग्लोबल एंड स्टैटिक, एक होता है हीप, और एक होता है स्टैक। ठीक है, तो स्टैक समझो पहले। स्टैक समझता है सबको, इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ही क्या, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 एलिमेंट मैंने स्टैक में डाले हैं। तो अब मुझे स्टैक में से एलिमेंट निकालना है, तो कौन सा एलिमेंट निकल सकता है इसमें से? अभी के केस में तो 5 निकल सकता है, पर मुझे निकालना है 3। तो 3 निकालने की प्रोसेस क्या है? 5 और 4 को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर ही 3 निकलेगा, फिर वापस 4 और 5 को मैं डाल सकता हूँ वहां पे। मतलब सिंपली क्या है कंसेप्ट कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। क्लियर? ये है स्टैक का कंसेप्ट। क्लियर? तो जो मेमोरी मिल रही है, तो ये जो स्टैक है, मतलब हम अभी अलग अलग फंक्शंस लिखने वाले हैं। इवन जो वर्ड मेन लिखने वाले हैं वो भी एक फंक्शन ही है ना। तो जब भी फंक्शन को कॉल मिलता है, उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है, मतलब उसको एक जगह मिलती है। ये है इसका टॉप। नॉट नेसेसरी स्टैक ऐसा ही दिखाया जाए, इसको उल्टा भी करूंगा तो तुमको टॉप दिखाना है ना बस। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो एक क्लोज रहेगा इसका एंड। तो यहाँ से इनिशिएट हो रहा है ना, यहाँ से एक एक चीज अंदर जा रही है, राइट। एक एक चीज अंदर जा रही है, तो जो सबसे पहले पहले गई है वो सबसे लास्ट में निकलेगी। तो तुमने कभी सुना होगा स्कूल कॉलेजेस में कि मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड द प्रोग्राम। मेन ही प्रोग्राम को शुरू करता है और मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है, ऐसे सुना होगा ना। तो उसका रीजन क्या है? मेन एक फंक्शन है, राइट। मेन एक फंक्शन है, तो अभी मैंने क्या बोला, जब भी किसी फंक्शन को कॉल मिलता है उसको स्टैक में डाला जाता है। तो सबसे पहला कॉल किसको मिलता है? मेन को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम इनिशिएट करेगी तो सबसे पहला कॉल किसको देगी? मेन को। तो सबसे पहला कॉल मेन को मिलेगा, तो सिंपल, कॉल मिलता है फंक्शन को तो स्टैक में आता है, तो सबसे पहले स्टैक में कौन आएगा? मेन। तो वाई क्लियर है अभी कि क्यों सबसे पहले मेन से प्रोग्राम शुरू होता है, ये तो क्लियर है कि ओएस सबसे पहले मेन को ही कॉल करता है। बट मेन पे ही प्रोग्राम क्यों खत्म होता है, इसका वाई क्लियर है क्या? क्योंकि सबसे लास्ट में कौन सी स्टैक फ्रेम क्लोज होगी? मेन की सबसे लास्ट में क्लोज होगी ना। जो सबसे पहले स्टैक में आई है वो स्टैक फ्रेम क्या होगा? सबसे लास्ट में स्टैक से जाएगा। तो इसके ऊपर एक एक स्टैक फ्रेम जमा होते जाएगी। जैसे तुम्हारा काम चल रहा है, स्टैक फ्रेम आएंगी जाएंगी आएंगी जाएगी, राइट। तो अभी के लिए फंक्शन के अंदर जो भी तुम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना मतलब सिंपली ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज में ये रखना है, वो रखना है, मुझे बर्तन चाहिए, ग्लास चाहिए, वगैरह वगैरह सब चीजें। तो उनको जगह कहाँ पे मिलेगी? उनको जगह मिलेगी स्टैक के अंदर। जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन के अंदर वो लिखा है तुमने, वहां पे जगह मिलेगी उनको स्टैक के अंदर। फिर ये जो दो चीजें हैं, ग्लोबल एंड स्टैटिक और हीप, इनमें भी वेरिएबल्स को जगह मिलेगी। बस एक्सेसिबिलिटी के लिए है ये, कि स्टैक वाली जो चीजें होती है वो स्टैक में ही एक्सेसिबल है, बस लाइक दैट। समझ में आ रहा है कि स्टैक फ्रेम वैनिश हो गया तो चीजें वैनिश हो जाती है। फिर हीप वाला जो पार्ट रहेगा, यस, तो हीप वाला जो एरिया रहेगा वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए है। ठीक है, कि जब हमको डायनामिकली कुछ मेमोरी एलोकेट करनी है या स्टैक चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेमोरी वहीं पे रहनी चाहिए। तो इन दैट सिनारियो ये हीप में हम मेमोरी बनाएंगे, क्योंकि हीप थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे साथ रहता है। फिर ग्लोबल एंड स्टैटिक, तो कहीं से भी एक्सेस होनी चाहिए मेमोरी, तो हम ग्लोबल एरिया में बनाएंगे। एक ही बार इनिशियलाइज होना चाहिए, बार बार इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए, तो हम स्टैटिक में बनाएंगे। तो ये ग्लोबल स्टैटिक हीप, जब भी इसका स्पेसिफिक टाइम आएगा पढ़ने का तो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए जो हम काम करने वाले हैं वो सिंपली इवन फंक्शंस इंट्रोड्यूस होने तक, ठीक है, हमारे पास एक ही फंक्शन है, कौन सा? मेन। तो सारा काम हम मेन में करेंगे। तो मेमोरी डायग्राम में तुम्हारा मतलब ये स्टैक जो है, ये स्टैक जो है यहाँ पे, इस स्टैक में सबसे पहला स्टैक फ्रेम ओपन होगा मेन का। फिर फंक्शन आता है, तब तक तुम क्या करोगे? ये मेन में काम करते रहोगे। समझ में आ रहा है? ये मेन में तुमको मेमोरी मिलेगा। अब मेमोरी कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो जब टोकन्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा।
कि डेटा टाइप बताता है, कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें दैट वी विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ क्या अपना टोकन्स वगैरह, जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव मॉड्यूल चालू होगा तब। बट ये मेमोरी वाला पार्ट समझ में आया क्या सबको? तो मेमोरी मतलब क्या? सिंपली मेमोरी एलोकेट करना मतलब ओएस के पास ऑलरेडी अवेलेबल एड्रेसेस रहेंगे, ठीक है? मतलब मेमोरी एड्रेसेस रहेंगे। तो लेट से मैंने बोला कि मुझे 4 बाइट चाहिए, ठीक है? बाइट समझ में आता है ना सबको? देखो, 1 बाइट मतलब 8 बिट, और बिट मतलब क्या? बिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है? जिसमें 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1, ठीक है? तो मैं 1 बाइट मांगता हूं, तो 8 बाइट मांगता हूं, मतलब मुझे कितने बिट मिलते हैं? 32 बिट्स मिलते हैं। अब ये 32 बिट्स मिलेंगे, इसमें जो भी तुम्हारा डेटा होगा, लेट से तुमने 10 बोला है, ठीक है? तुमको 10 स्टोर करना है, तो ये जो 10 है तुम्हारा, 10 पहले किस में कन्वर्ट होगा? बाइनरी में कन्वर्ट होगा, राइट? 0101 में कन्वर्ट होगा। अब वो कैसे कन्वर्ट होता है बाइनरी में, उससे हमको लेना देना नहीं है कुछ। हमने लिखा है कि नहीं इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में, वो कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है एज ए इंस्ट्रक्शन, राइट? तो लेट से, तो ये जो 10 है ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जीरो वन लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है, तो मुझे ओएस को बोलना है कि ओएस मुझको जगह चाहिए, ठीक है? फिर ओएस बोलेगा कि भाई कितनी जगह चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं वो रिस्पेक्टिव डेटा टाइप दे दूंगा। मुझको 4 बाइट चाहिए, 8 बाइट चाहिए, 10 बाइट चाहिए, जो भी है, जितने भी बाइट चाहिए उस अकॉर्डिंग ओएस क्या करेगा, उसके पास, ओएस के पास होगा अवेलेबल एंड अलोकेटेड, ठीक है? सो 0 से लेके 65 535, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। 65 मतलब इतना कम मेमोरी नहीं होता है। हम जो बोलते हैं ना कि इसकी रैम 2 GB है, 4 GB है, 5 GB है, तो 6 GB है, इससे जितनी ज्यादा रैम उतना फ्लेक्सिबल चलता है ना काम तुम्हारा। मतलब जितना बड़ा किचन उतना तुम्हारा काम आसानी से होगा ना। नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर, ये सब्जी होने तक तुमको रुकना पड़ेगा क्योंकि गैस ऑक्युपाइड है, राइट? समझ में आ रहा है क्या? या गैस रखने के लिए उतनी जगह है, बट तुम्हारा किचन अगर बड़ा है तो इजीली यू कैन ऑपरेट दैट टास्क ना। ये कंसेप्ट तो समझ में आता है सबको कि रैम जितनी ज्यादा है परफॉर्मेंस उतना फास्टर होगा, क्योंकि जगह मिलती है ना उतनी। क्लियर? परफॉर्मेंस फास्टर प्लस हैंग होना, जो बोलते हैं हम, मोबाइल हैंग वगैरह होते हैं ना हमारे, तो हैंग वगैरह होना मतलब क्या कि भाई पहले की प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती उस जगह पे, लेकिन तुम्हारा रैम अगर अच्छा है तो तुम मल्टीपल, जो बोलते हो मल्टीपल टास्क इजीली कर सकते हो ना, इधर से उधर स्विच करना या वगैरह वो सब चीजें। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि मैं बोलता हूँ ओएस को कि मुझे 4 बाइट चाहिए, तो ओएस क्या करेगा? ओएस ये जो भी अवेलेबल एड्रेसेस है उसके पास, उसमें से लेट से 2000 से लेके तो 2004 मतलब 2003 तक, 2000, 2001, 2002 और 2003, 2004 ये दूसरे का स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है। तो 2000 से लेके वहां तक मुझे वो मेमोरी अलोकेट करके देगा, राइट? तो ये मेमोरी जाएगी अलोकेटेड में। अब वापस मुझे थोड़ी कुछ मेमोरी चाहिए है, तो ये मुझे नहीं मिल सकती वापस, क्योंकि ये क्या है अभी? अलोकेटेड है, ऑक्युपाइड है। क्लियर? तो मेमोरी एड्रेस जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा? यूनिक, यूनिक मेमोरी एड्रेस रहेगा उसके लिए, ठीक है? फिर बाद में इसको तुम रिलीज कर सकते हो, मतलब तुम्हारा काम हो गया तो इस मेमोरी को तुम रिलीज कर दोगे, तो जैसे ही रिलीज कर दोगे ये वापस किस में आ जाएगी? अवेलेबल। और वो ओएस की जिम्मेदारी है सब, कैसे अलोकेट करना है, कौन सी अलोकेट करना है। तो 2000 अलोकेट करता है या 4000 या 8000, मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्लियर? वो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओएस। मुझे वो एड्रेस प्रिंट करना है तो मैं कल को प्रिंट करके देख सकता हूँ, बट 2000 ही मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन ओएस। तो ये वाला पार्ट समझ में आया? मेमोरी कैसे अलोकेट करेगा ओएस? क्लियर है क्या? मेमोरी कैसे अलोकेट करेगा और कहाँ पे मेमोरी मिलती है? तो रैम में मिलती है
रैम में डेटा सेगमेंट में ये अलग अलग डिविजन्स बना के रखे होते हैं एंड उन डिविजन्स पे मेमोरी मिलती है एंड वी आर देन वी विल बी देन एक्सेसिंग दैट मेमोरी। समझ में आ रहा है? उस मेमोरी को एक्सेस करेंगे जैसे हमें नीड है उस तरीके से। मेमोरी डायग्राम वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है। तो बाइनरी कन्वर्जेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब हम कर सकते हैं बाइनरी कन्वर्जेंस। ठीक है। इवन 4 बाइट के इंटीजर की रेंज इतनी क्यों होती है, 2 बाइट के इंटीजर की रेंज इतनी क्यों होती है, कैरेक्टर को एक ही बाइट क्यों लगता है वगैरह, इन सारे चीजों के वायर क्लियर किए जा सकते हैं। ये सारा मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है। बट अभी वो मैथमेटिकल पार्ट तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाए। ठीक है। और एक तो काम का भी नहीं है, फिर काम की चीज पढ़ा हुआ और समझ में नहीं आया, कुछ काम की चीज ही नहीं और वो पढ़ा दी मैंने और वो भी समझ में नहीं आई, तो इधर ही तुम डिमोटिवेट हो जाते हो ना पहले ही। तो जब ये मॉड्यूल खत्म होने आएगा लगभग, तब किसी को अगर जानना है एक्स्ट्रा चीजें कि सर ये कैसे वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है। बट अभी वो हमारा काम नहीं है। अभी हमारा काम कितना है, बस कि हम सोर्स कोड लिखे और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर को भेज दे। तो अभी सोर्स कोड जो लिखना है हमको, तो सोर्स कोड लिखना है पहले, तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ना एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना पड़ेगा ना, करना कैसे है काम वगैरह, वो एक बेसिक एल्गोरिदम तो लिखना पड़ेगा ना। उस भाषा में कैसे लिखते हैं वो बाद में हम समझ लेंगे, लेकिन हमें समझ में आ रहा है उस जनरल फ्लो में तो हमको लिखना पड़ेगा ना वो, कि जैसे कि मुझे 2 नंबर की एडिशन करनी है, तो मुझे वो समझना है ना पहले कि अरे क्या लगेगा पहले, तो मतलब लेट से मुझे पालक पनीर बनाना है, मुझे क्या लगेगा, पहले पालक और पनीर लगेगा ना। समझ में आ रहा है? वो समझना है ना मुझे कि मुझे क्या क्या लगने वाला है वगैरह। ठीक है। फिर उसको कहाँ पे रख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फिर उसके साथ क्या क्या प्रोसेस करना है वगैरह, ये रफली मुझे समझना है। क्लियर? क्लियर है क्या? एक तो उसी चीज को हम बोलते हैं अल्गोरिदम, एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। बाद में जिसकी जिसकी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेगा ना उसको, हिंदी वाला हिंदी में करेगा, मराठी वाला मराठी में करेगा, जिसको जिस लैंग्वेज में रेसिपी बुक लिखनी है, अल्गोरिदम तो सेम है ना, लिखना बस अलग अलग लैंग्वेजेस में है। तो हिंदी मराठी मतलब तुम्हारा जावा पाइथन, जावा वाले उसको जावा में लिखेंगे, सी वाले सी में लिखेंगे, सीपीपी में लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे, अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे ना। तुमको अभी बस अल्गोरिदम समझना है। तो अल्गोरिदम समझना है तो स्टेप वाइज तुमको वो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी चीजें। तो लेट से मुझे 2 नंबर के एडिशन करनी है, तो क्या होगा मेरा स्टेप 1, मेरा स्टेप 1 होगा स्टार्ट। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ तो मुझे मार्क्स थोड़े अच्छे मिलेंगे। तो लिखते हैं ना अल्गोरिथम ऐसे सीक्वेंसली। अब स्टार्ट तो करने वाले हैं ना वैसे, अब है कुछ रूल्स, रूल्स मतलब फ्लो से जाना है सिंपली। स्टेप 2 क्या करूंगा, डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स एंड स्कैन देम फ्रॉम यूजर, या सीधा इनिशियलाइज 2 वेरिएबल। तो अब वर्ड्स पे फोकस करो, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। डिक्लेयर करना मतलब क्या, सिर्फ जगह बना के रखना, राइट। और इनिशियलाइज करना मतलब क्या, जगह बनाने के साथ साथ उसमें वैल्यू भी होनी चाहिए, राइट। तो तुम डिक्लेयर करके बाद में स्कैन कर सकते हो, या डिक्लेयर करते ही तुरंत उसको वैल्यू दे सकते हो, हार्ड कोडेड दी तो भी चलेगा। तो वहां पे तुमको लिखना है कि मुझे क्या करना है, कि मुझे भाई डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। समझ में आ रहा है? ऑल्सो यू कैन गो विथ 1 more variable, declare 3 variables, number 1, number 2 and result, नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट ना, क्योंकि कल को रिजल्ट भी तुमको स्टोर करना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, स्कैन दोज 2 वेरिएबल्स फ्रॉम यूजर, स्कैन नंबर 1 एंड नंबर 2। स्कैन बोल दिया है मतलब आ गया वो स्कैनिंग। तो ये तुम्हारे लैंग्वेज में है, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा सिंटैक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? ये तुम एक जनरल रफ लिख रहे हो ना,
बाद में इसको कन्वर्ट करोगे तुम, जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव कोडिंग है उसके अंदर। तो स्कैन नंबर 1 एंड नंबर 2, देन ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2, ऐड नंबर 1 नंबर 2 एंड स्टोर इन रिजल्ट, ठीक है। एंड देन स्टेप 4, डिस्प्ले रिजल्ट। स्टेप 5, एग्जिट या स्टॉप, ठीक है। तो प्रोग्राम तुम्हारा इनिशिएट हुआ, प्रोग्राम इनिशिएट हुआ, एकदम सिंपल है। हाँ, मतलब किसी को ये बोर लग रहा होगा थोड़ा सा, बट अभी मुझे बेसिक से जाना पड़ेगा सारा, ठीक है। क्या रे, क्या 2 नंबर ऐड करने पता है हमको, बट आगे अगर ह्यूज लॉजिक आता है तो तुमको पहले वो समझना पड़ेगा ना, फ्लो वाइज। कोई एल्गोरिदम बनाएगा, कोई फ्लो चार्ट बनाएगा। फ्लो चार्ट भी समझते हैं हमारे, ठीक है। फ्लो चार्ट या ट्री डायग्राम तुमको समझना है, बस ये एल्गोरिदम समझना है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो ये सिंपल है एकदम, राइट। कि 2 नंबर लिए यूजर से ऐड किए, तीसरे वेरिएबल में उसका ये स्टोर किया वैल्यू और डिस्प्ले कर दिया। अब डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग सिंटैक्स होंगे। सी बोलेगा प्रिंट एफ, पाइथन बोलेगा प्रिंट, जावा बोलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्लियर, बट काम वही है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो सिंटैक्स वगैरह वो चेंज होगा, तुमको वो वाला पार्ट समझना है वहां पे। समझ में आ रहा है एवरीवन इन ऑनलाइन एज वेल, सब लोग? आ रही है क्या, आवाज आ रही है? ओके, तो ये सिंपल पार्ट है। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। इवन है नंबर या ऑड है, मुझे चेक करना है। सिंपली आई विल स्टार्ट, देन स्टेप 2 क्या करूंगा, डिक्लेयर या इनिशियलाइज नम, ठीक है। एक नंबर इनिशियलाइज किया तुमने, फिर क्या किया, स्टेप 3, चेक इफ क्या, नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आता है कि ये मॉड क्या है, ठीक है। तो सिंपल वे में ये है 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ये है 10 मॉड 2। तो सिंपली 10 2 5 जा 10, नीचे क्या बचा है, 0। तो जब मैं डिवीजन करता हूं तो आई गेट क्वोशंट, एंड जब मैं मॉड करता हूं तो आई गेट रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो मैंने नम लिया है, उस नम को 2 से मॉड करने पे अगर 0 मिलता है, मतलब वो नंबर परफेक्टली डिवाइड हो, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि वो नंबर परफेक्टली डिवाइड होता है। तो कोडिंग करते वक्त तुमको समझ में आ ही जाएगा ना, अरे परफेक्टली डिवाइड मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर की बात चल रही कि नहीं, तो कौन आना चाहिए रोल में, मॉड आना चाहिए ना। फिर रिमाइंडर चाहिए तो मॉड आना चाहिए, क्वेश्चन चाहिए तो डिवाइड आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी सिंपल मैथ है ना, दिस इज सिंपल मैथ। क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तुमको पता है। तो डिवीजन करने पे तुमको क्वेश्चन मिलता है, मॉड करने पे तुमको रिमाइंडर मिलता है। यू विल चेक देयर, क्या चेक करोगे कि चेक इफ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, देन गो टू स्टेप 4, ठीक है। सिंपल बोलता हूं, गो टू स्टेप 4, एल्स गो टू स्टेप 5। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? एल्स गो टू स्टेप 5। तो स्टेप 4 में क्या करूंगा, बोलूंगा प्रिंट नंबर इज इवन। स्टेप 5 में क्या बोलूंगा, प्रिंट नंबर इज ऑड। स्टेप 6 विल बी स्टॉप, राइट। ये काम करूंगा ना सिंपली।
कि एक नंबर लिया, फिर मैंने चेक किया वो नंबर मॉड होता है क्या, 2 से मॉड अगर होता है तो सिंपली क्या चेक करूंगा, 2 से मॉड होता है तो क्या चेक करूंगा, मतलब सॉरी 2 से मॉड होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है तो मैं बोलूंगा कि स्टेप 5 में जा। ठीक है, या मैं वो अल्गोरिथम ऐसे भी लिख सकता था ना कि नंबर अगर 2 से मॉड होता है तो प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड, तो मैं इसको तीसरे लाइन में भी खत्म कर सकता था ना। समझ में आ रहा है क्या? बट वो हमको पता चल जाएगा ना बाद में कोड करते करते। अभी हमको क्या समझना है यहाँ पे कि एग्जैक्टली लॉजिक क्या लगाना है इसमें, राइट? क्या लॉजिक लगाना चाहिए इस तरीके से ना। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? तो इसको बाद में, पर ये होता ऐसे है कि अभी तुमने थोड़ा बहुत कोड कर चुके हो तुम लोग, तो तुमको इससे अच्छा वो इफ एल्स वाला इजी लग रहा होगा कि अरे इफ नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 प्रिंट इवन प्रिंट ऑड, ये क्या लगाया इन्होंने, इतना क्या लिख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि अल्गोरिदम का यूज क्या है, तुमको स्टेप बाय स्टेप वो चीजें समझनी पड़ेगी कि ये रहा तो यहाँ पे जाओ, नहीं तो यहाँ पे जाओ। अब इन सिंपल टर्म्स इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था ना कि भाई नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो इवन, नहीं है तो ऑड। कल को लेके आऊंगा ना इसको कोडिंग में, इफ एल्स मिलेगा मुझको, डिसीजन मेकिंग जो बोलेगा कि कंडीशन ट्रू रही तो इधर जाता है, कंडीशन फॉल्स रही तो इधर जाता है, वो सब चीजें। ठीक है, तो अल्गोरिथम पहले पेन पेपर पे समझनी होती है चीजें। प्राइम नंबर का कोड करने बोल रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल, तो प्राइम नंबर के कोड में तुमको सबसे पहले क्या समझना जरूरी है, वन मोर थिंग, एज अ डेवलपर पैलिंड्रोम नंबर या एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये तुमको पता होना जरूरी है क्या लगता है? मतलब अभी तुम लोग डेवलपर हो, कोई तुमको बोलता है कि व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर या व्हाट इज एमस्ट्रॉन्ग नंबर, तो क्या लगता है तुमको इसका आंसर तुमको आना चाहिए, पता होना चाहिए क्या? यस, ऑनलाइन एज वेल एवरीवन। पैलिंड्रोम नंबर एमस्ट्रॉन्ग नंबर पूछा है, मैंने बोला है कि ये अच्छा डेवलपर है, ठीक है, ये अच्छा डेवलपर है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर क्या है, तो उसको नहीं आया। तो एज अ डेवलपर, नहीं नहीं मैं क्या है वो नहीं पूछ रहा हूँ प्रशांत, मैं ये बोल रहा हूँ कि एज अ डेवलपर हो तुमको पता होना जरूरी है क्या कि पैलेंड्रोम नंबर क्या होता है या एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, क्या लगता है? मतलब तुम वैसा सोचो ना, तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सोच रहे हो? एज अ नॉर्मल नॉर्मल हो तुम डेवलपर फॉर एग्जांपल, कि तुम्हें इफ एल्स बराबर लगाते आता है, फॉर लूप बराबर लगाते आता है सभी, फिर कोई आके तुमको बोलता है कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है मुझको बता, तो तुमको नहीं आया तो बोलेगा अरे तू कैसा डेवलपर है, ऐसा बोलेगा क्या कोई तुमको? बोलेगा? आया ना? यस। क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है ना वो तुमको कि राइट अ कोड टू चेक नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग और नॉट, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, या पैलिंड्रोम और नॉट, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सर मुझे नहीं पता पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। फिर वो तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करेगा कि अरे जिस नंबर को रिवर्स करने पे वापस वही नंबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। ठीक है, अब तुम ये मत पूछना कि सर रिवर्स क्या होता है, वो तो जनरल टर्म है ना रिवर्स। चलो कल को वो भी कोई बता ही देगा कि देख 1 2 3 है, 3 2 1 है, उसका रिवर्स होता है, बताएगा कि नहीं? तो कोड तुमको करना है ना उस अकॉर्डिंग, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको आगे वाला समझाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी, वो हो जाता है बहुत लोगों को कि अरे एमस्ट्रॉन्ग नंबर आया मुझको पता है, उसको पूछना एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है तो। समझ में आ रहा है क्या? पैलिंड्रोम नंबर क्या है उसको पूछ तो बताएगा कि जिस नंबर को, हाँ, पर तुम ये बोलोगे नहीं बाद में फिर सर अभी ये रिवर्स कैसे करूं, वही तो तुझे करना है ना। मतलब एक नंबर है तेरे पास, तो वहां पे कुछ लॉजिक लगा के तुझे रिवर्स करना है ना उस नंबर को, फिर रिवर्स करना है, फिर तेरे पास रिवर्स भी है, तेरे पास ओरिजिनल नंबर भी है, तो दोनों को कंपेयर करके डिसीजन ले सकता है ना कि पैलिंड्रोम है या नहीं। बट यहाँ पे वो जरूरी है क्या कि एज अ डेवलपर पैलिंड्रोम पता होना चाहिए? वो माइंड से निकालो पहले, दैट यू विल आस्क। जिसने भी तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है उसको तुम पूछोगे ना कि अरे क्या तुमको एक्सपेक्टेड है, तो बोलेगा मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड है कि मैं ये 1 2 1 ऐसे नंबर देता हूँ तो इसने इसको पैलिंड्रोम बोलना चाहिए, और मैं अगर 1 2 3 ऐसे नंबर देता हूँ तो इसने उसको पैलिंड्रोम नहीं बोलना चाहिए। ठीक है,
तो उसमें वो क्लैरिटी देगा, क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर इसको रिवर्स करने पे अगर वही नंबर मिलता है तो पैलिंड्रोम होता है, ऐसा वो तुमको बताएगा ना बेटा। क्लियर है? तो दैट इज रिक्वायर्ड। तो होता ऐसा है कि अरे पैलिंड्रोम परफेक्ट नंबर पूछ लिया, व्हाट इज परफेक्ट नंबर, नहीं पता ना, तो मैं अभी लॉजिक लगा नहीं पाऊंगा फिर। पर मैं ये बोल रहा हूं तुमको कि परफेक्ट नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जिसके फैक्टर्स की सम वापस वही नंबर आता है। मतलब लेट से अब ये 28 है, तो 28 के फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब क्या, फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर पाता है। ठीक है, यहां तक मैंने तुमको बता दिया। अब परफेक्टली डिवाइड कर पाता है मतलब तुम्हारा लॉजिक क्या आना चाहिए कि भाई ये 28 को मैं अभी 1 से लेके तो 27 तक डिवाइड करके देखूंगा, 1 2 3 4 5 सबसे उसको डिवाइड करके देखूंगा, और जो भी नंबर उसको परफेक्टली डिवाइड कर पाता है उस नंबर को ऐड करूंगा। तो मैंने देखा 1 डिवाइड कर पाता है क्या, यस, तो मैंने 1 ले लिया एडिशन के लिए। 2 डिवाइड कर पाता है क्या, यस, तो मैंने 2 ले लिया एडिशन के लिए। 3 डिवाइड कर पाता है क्या, नहीं, तो 3 को मैंने इग्नोर किया। 4 डिवाइड कर पाता है क्या, तो 4 को लिया मैंने एडिशन के लिए। 5 डिवाइड कर पाता है क्या, नहीं। 6 7, तो 7 को लिया मैंने एडिशन के लिए। ऐसे करते 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 जाऊंगा मैं 14 तक। ठीक है, तो 14 ले लिया मैंने एडिशन में। समझ में आया? अब यहाँ पे मेरा एक लॉजिक और लगना चाहिए कि क्या कह रहे, 14 मतलब 28 का आधा ना। क्लियर? तो 14 के आगे अब कोई डिवाइड कर पाएगा क्या लॉजिकली? मतलब 14 तक मैं अगर पहुंच गया तो लॉजिकली मुझे 27 तक भी जाने की जरूरत है क्या? 14 पे डिसीजन ले सकता हूँ ना। 14 तक किया तो किया, बाकी 14 के आगे कोई नहीं करने वाला। तो दिस इज पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कि इतना लूप घुमाने से अच्छा है मैं आधा ही लूप घुमाऊं। बट अभी फर्क नहीं पड़ता, अभी मेरा लूप एक्स्ट्रा जाएगा, बस क्या होगा, 15 16 17 18 से लेके 27 तक कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। फाइनली मुझे इतने ही नंबर मिलेंगे। तो इतने नंबर का एडिशन करता हूं मैं, 3 + 4 7 + 7 14 + 14 28। तो इन फैक्टर्स का एडिशन वापस 28 आया, इसका मतलब 28 क्या है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इसको मुझे कोड में करना है अभी। तो कोड में करना है तो कैसे करूंगा, अब स्टेप्स देखो ना तुम। तो लूप वगैरह क्या है क्या मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि क्या करना है, 1। ठीक है, 1 से डिवाइड करके देखना है, फिर 2 से डिवाइड करके देखना है, 3 से डिवाइड करके देखना है। तो सेम ही काम करना है कि नहीं? ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आई से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, आई से डिवाइड करता हूँ, लेट से अल्गोरिदम ही बना लेंगे ना सीधा। स्टेप 1, ठीक है, क्या करना है उसके लिए समझते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज नंबर। ठीक है, इनिशियलाइज करूंगा उस नंबर को। अब उस नंबर को इनिशियलाइज करने के बाद स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, इनिशियलाइज आई इक्वल्स टू 1। अब स्टेप 4 लू या आगे लू कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नहीं, स्टेप 4 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये स्टेप वापस रिपीट करनी है ना। तो आई एक ही बार होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लिक हो रहा है क्या अभी? यहाँ पे कोड आया क्या किधर बीच में? नहीं आया ना। पर अगर किसी को लूप पता होगा तो तुमको ये पता है क्या कि लूप में भी इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है और बाद में वो काम होता है ना सारा। तो एल्गोरिदम पे क्लिक हुआ कि नहीं मुझे तुरंत, क्या रे मैं कल को बोलने वाला हूँ कि ये काम करने के बाद वापस स्टेप 3 पे आ, तो स्टेप 3 पे तो आए वापस इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि फिर इनिशियलाइजेशन का काम होने के बाद क्या करना है, स्टेप 4। क्या करना है मुझे स्टेप 4 में, स्टेप 4 में मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या, डिवाइड नंबर बाय आई। मतलब नॉट नेसेसरी हमेशा इंग्लिश ही लिखो पूरा, तुम लिख सकते हो ना, नम डिवाइड भी नहीं, नम मॉड आई। नम मॉड आई ना, जो भी नंबर है उसको मॉड आई करने पे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक है,
तो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है, तो एड आई टू सम, और जहां पे मैंने आई इनिशियलाइज किया वहां पे मैंने सम भी इनिशियलाइज करना चाहिए 0 से, क्योंकि इनिशियली सम एम्प्टी होना चाहिए ना पूरा। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा हूं मैं कि डिवाइड आई मॉड 2, तो यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है क्या? आई इज इक्वल टू 1 किया मैंने, तो यहाँ पे मल्टी पे बहुत सारा काम है बेटा। हमारा काम क्या है पहले कि इफ चेक इफ आई क्या लेस देन नंबर। आई पहले तो लेस देन नंबर है क्या वो चेक कर। समझ में आ रहा है? आई लेस देन नंबर है क्या वो चेक कर, और उसके बाद क्या कर, आई लेस देन नंबर है क्या चेक करने का। इफ आई लेस देन नंबर है तो देन क्या, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करता हूं। एक ही में करने जाएंगे तो बहुत कचरा होगा, और कोडिंग में भी वही होता है। कोडिंग में भी क्या होता है, तुम इनिशियल लेवल पे ही ऑप्टिमाइज करने का सोचने जाओगे तो प्रॉब्लम होती है ना। तुम पहले एक लेंदी कोड लिख लो, ठीक है। मुझे अभी नहीं क्लिक हो रहा है कि एंड लिखो और लिखो क्या लिखूं, तो सीधा एक एक स्टेप बढ़ाते जाता हूँ ना, फिर उसको कंबाइन करूंगा बाद में। तो क्या करता हूँ अभी यहाँ पे, इफ आई लेस देन नंबर, देन गो टू स्टेप 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेप 5 एल्स गो टू स्टेप 6 या 6 या 7 बाद में डिसाइड करूंगा। कल को 2 स्टेप एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं आया स्टेप 5 में, तो स्टेप 5 में तभी आऊंगा मैं कि जब आई लेस देन नंबर है। फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि चेक इफ आई नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, देन क्या, देन एड आई टू सम, आई को सम में ऐड करो, ठीक है। आई को सम में ऐड करो एंड आई प्लस प्लस, मतलब ये ऐसे बोलने की जगह पे एंड इंक्रीमेंट आई बाय 1, आई को 1 से इंक्रीमेंट करो। क्लियर? एल्स क्या, एल्स क्या, एल्स क्या, एल्स की जरूरत ही नहीं है ना, कि इफ ऐसा है तो वो काम करो, या क्या, इफ चेक इफ नंबर मॉड आई देन एड आई टू सम एंड आई प्लस प्लस करो। समझ में आ रहा है क्या? एड आई टू सम, ये इतना ही काम है इफ का। एड आई टू सम, ये इफ का इतना ही काम है। नेक्स्ट काम क्या है, जो इफ में जाए या ना जाए, दूसरा काम क्या है, इफ में नहीं भी गया तो भी काम क्या है, इंक्रीमेंट आई बाय 1। तो मॉड होता है नहीं होता है, आई इंक्रीमेंट होता ही रहेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट आई बाय 1 एंड गो टू स्टेप 4 अगेन। समझे? गो टू स्टेप 4, ठीक है। चेक इफ नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0, देन एड आई टू सम, इतना करना है, ठीक है। एंड जो भी है इंक्रीमेंट आई बाय 1 एंड गो टू स्टेप 4। यहां तक मैं आया हूं। अब मैं आया स्टेप 6 पे, और स्टेप 6 पे मैं तभी आने वाला हूं जब आई नंबर से छोटा है। और स्टेप 6 में आने के बाद मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि सम और मेरा नंबर अगर सेम है तो क्या बोलो, परफेक्ट बोलो, नहीं तो परफेक्ट मत बोलो, ठीक है। अब ये जो एल्गोरिदम लिखा है इसको मैं ट्रेस करूंगा अपना नंबर यूज करके। तो लेट से अभी वो 28 बहुत दूर हो जाएगा, आई विल गो विथ 6, ठीक है। तो इनिशियलाइज किया मैंने नंबर क्या, 6। क्या है मेरा नंबर अभी, नंबर इक्वल्स टू 6। फिर मैं आया स्टेप 3 में, इनिशियलाइज आई इक्वल्स टू 1 और सम इक्वल्स टू
0, ठीक है, सम इक्वल्स टू 0 किया। फिर चौथा स्टेप क्या है, चेक आई लेस देन नंबर है क्या, आई लेस देन नंबर, यस, तो आई लेस देन नंबर है तो देन गो टू स्टेप, नहीं 6 कैसे, गो टू स्टेप 5 ना, आई लेस देन नंबर है कि नहीं, आई कितना है तुम्हारा, आई 1 है, नंबर कितना है 6, तो कंडीशन ट्रू है तो तुम गो टू स्टेप 5 जाओगे। 5 जाने के बाद तुमने क्या चेक किया, 5 जाने के बाद तुमने चेक किया कि ये जो नंबर है इसको आई परफेक्टली मॉड कर पाता है क्या, यस, तो परफेक्टली मॉड कर पाता है तो देन ऐड इट टू सम, तो सम में अभी क्या आ गया, 0 में 1 ऐड कर दिया उसने, सम कितना बन गया 1, और नेक्स्ट स्टेप क्या बोली है मैंने, इंक्रीमेंट आई बाय 1, तो आई कितना बन गया 2, तो आई 1 इंक्रीमेंट करके मैं किधर गया, वापस स्टेप 4 में गया ना। पहले क्या चेक होगा कि ना आई लेस देन नंबर है क्या, तो आई कितना है अभी 2 है, तो 2 लेस देन नंबर है क्या, यस, तो 2 लेस देन नंबर है तो मुझे वापस आना है कहाँ पे, स्टेप 5 में। स्टेप 5 में आने के बाद मैंने चेक किया कि 6 को 2 मॉड कर पाता है क्या, यस, तो 6 को 2 मॉड कर पाता है, तो मैंने बोला कि भाई ये पहले का 1 और अभी का 2 पूरा मिला के कितना आना चाहिए, सम में 3, ऐड टू सम बोला है, ओवरराइट करने को नहीं बोला है, ऐड करने को बोला है कि पहला भी सम का वैल्यू प्रिजर्व करके रखो और अभी भी सम का वैल्यू उसको दो, समझ में आ रहा है। फिर वो 3 इसमें आ जाएगा और आई कितना हो जाएगा 3, फिर वापस स्टेप 4, राइट, वापस स्टेप 4 में जाके मैंने चेक किया अभी भी 3 छोटा है 6 से, तो गो टू स्टेप 5, तो 3 जो नंबर है 6 मॉड 3 हो रहा है कि नहीं, यस, तो 6 मॉड 3 हो रहा है तो सम में ये 3 आ गया, मतलब सम कितना आ गया 6, फिर आई कितना हो गया 4, मैं वापस गया गो टू स्टेप 4, तो चेक कर रहा हूं मैं अभी कि अभी भी 4 जो है 6 से छोटा है, तो वापस आया स्टेप 5 पे, लेकिन अभी स्टेप 5 में मॉड नहीं हो रहा है, तो मॉड नहीं हो रहा है तो मेरा एक ही काम बचा है, कौन सा, इंक्रीमेंट, मॉड नहीं भी हुआ तो इंक्रीमेंट बोला है ना मैंने, तो क्या हो जाएगा आई 5 हो जाएगा, तो स्टेप 4 पे आके अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर ये चेक करेगा नंबर मॉड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो आई कितना हो जाएगा 6, आई 6 हो जाएगा, और अब मैं जाऊंगा स्टेप 4 पे, समझ में आ रहा है, अब जाऊंगा मैं स्टेप 4 पे, और स्टेप 4 पे चेक किया जाएगा कि 6 लेस देन 6 है क्या, नहीं है, 6 लेस देन 6 नहीं है, तो 6 लेस देन 6 नहीं है तो क्या होगा, एग्जिट, नहीं 6 लेस देन 6 नहीं है तो क्या बोला मैंने, गो टू स्टेप 6, एग्जिट नहीं हुआ ना अब तक, फाइनल आउटपुट तो रह गया ना, गो टू स्टेप 6, गो टू स्टेप 6 में आने के बाद मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो नंबर है और मेरी जो सम है वो सेम अगर है तो क्या बोलो, नंबर परफेक्ट बोलो, नहीं तो मत बोलो, तो इस केस में क्या बोलेगा, परफेक्ट बोलेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, इसी चीज को कल तुम लूप में लेके आओगे, क्लियर, लूप चलेगा तुम्हारा आई इक्वल्स टू 1 से लेके तो नंबर तक, और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करते जाएगा, बट कब, जब वो परफेक्टली उसको मॉड कर पाता है तब, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से वो चीज जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज लग रहा है क्या फिलहाल, ये चीज समझने के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज लग रहा है क्या, ये जनरल मैथमेटिकल लेवल पे समझ रहे हैं ना हम कि ये काम करना है, तो रिपीट स्टेप मतलब गो टू स्टेप गो टू स्टेप गो टू स्टेप बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब वही काम के लिए वापस जाओ, ठीक है, और क्या इंक्रीमेंट करके जाओ, तो ये आई जो है वो इंक्रीमेंट करके लेके जाओ बोल रहा हूँ वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टेक्निकल टर्म कोडिंग वाला यूज नहीं किया है वर्ड मैंने, ये सब मैथमेटिकल है, या इवन ऑपरेटर्स यूज किए तो यू आर फैमिलियर टू ऑपरेटर्स, यू नो मैथमेटिक्स पढ़े हैं सब लोग, तो ऑपरेटर सबको पता है, तो ये वाला सिनारियो है, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए अल्गोरिदम वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि तुमको पहले पेन पेपर पे समझनी होती है चीज कि कैसे वर्क करता है, क्या करना होगा क्या करना होगा, मतलब लेट से कल को एक एरे है 1 2 3 4 5 6 या 11 12 13 14 15 16 17, मतलब एरे मतलब क्या भाई, एक सीक्वेंस में डेटा होता है, ठीक है, सीक्वेंस में डेटा होता है मतलब एक के बाद एक पोजीशंस पे डेटा होता है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसमें से मुझे 13 निकालना है, तो इसमें से मुझे 13 निकालना है, मतलब क्या करना है मुझे, 13 निकालने का मतलब ही 14 को 13 की जगह पे लाओ,
15 को 14 की जगह पे लाओ, 16 को 15 की जगह पे लाओ, और 17 को 16 की जगह पे लाओ, कॉपी करो, और वो 17 बचा रहेगा वहां पे। बट डिलीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले मैं 7 एलिमेंट तक ट्रैवर्स करता था, अभी मैं 7 तक नहीं जाऊंगा, एक एलिमेंट डिलीट होने के बाद मैं 6 तक ही जाऊंगा। क्लियर? तो अल्गोरिदम कैसा होगा यहाँ पे, मतलब प्रोसेस क्या की तुमने, देखो अगर मैं इनको पोजीशंस देता हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि ये सीक्वेंस में है एलिमेंट, तो मैं इनको पोजीशंस देता हूँ, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्लियर है? तो मेरा क्या कहना है कि मुझे अब ये सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है। तो सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है मतलब ही क्या, सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट पे कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट के पोजीशन पे कौन आना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट के पोजीशन पे कौन आना चाहिए, फिफ्थ। फिफ्थ के पोजीशन पे कौन आना चाहिए, सिक्स। और ऐसा कब तक चलना चाहिए, मेरा एरे खत्म नहीं होता तब तक, खत्म नहीं होता तब तक ना। इसलिए मेरी कंडीशन मुझको पता है कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, 6 तक जाना है। राइट? समझ में आ रहा है क्या? 0 से शुरू करना है और 6 तक जाना है। इवन 6 तक भी नहीं जाना है, 5 तक ही जाना है, क्योंकि 5 तक जाऊंगा तो बराबर आगे की पोजीशन वो लेके आएगा, 6 तक जाऊंगा तो वो 7वीं पोजीशन लेके आएगा। दैट इज रिस्की, क्योंकि 7वीं पोजीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है ना। समझे क्या? तो अल्गोरिदम कैसे समझूंगा मैं फिर, कि अगर मैं इसको आई बोलता हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, i+1। समझे? ये पैटर्न मुझको ढूंढना है उसमें, क्योंकि जे अलग से लेके आऊंगा मैं, ठीक है जे अलग से लेके आ रहा हूं, फिर भी आई अगर मेरा 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो जे मेरा क्या होगा, जे मेरा क्या होगा, मतलब अब तुझे पता है क्या ये आई कहाँ से शुरू होने वाला है, तो नहीं पता ना। तो आई लेट से कल को 2 से भी शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं सेकंड नंबर वाला एलिमेंट डिलीट करने वाला हूँ। तो आई 2 से शुरू होता है तो जे 3 से शुरू होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आई अगर 5 से शुरू होता है तो जे 6 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, बट क्यों एक एक्स्ट्रा वेरिएबल वेस्ट करूं, अगर मैं आई की मदद से दोनों वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो, मतलब मैं आई की मदद से अगर दोनों वैल्यू रिप्रेजेंट करता हूँ तो दो मैं अननेसेसरी वो चीजें क्यों लेके आऊँ ना। समझ में आ रहा है? अब कोड कैसे करना है, क्या करना है, वो बात की बात है, लेकिन प्रोसेस तो समझ में आया ना कि क्या करना था, इसको इधर शिफ्ट करना है, तो इसको इधर शिफ्ट करना है, तो ऐसे पैटर्न बनाया। ये पैटर्न से समझ में आया कि अरे हाँ इसको आई बोला तो इसको i+1 बोल सकते हैं, और आई को हम 2 से लेके तो 6 तक चला सकते हैं। 2 से लेके 6 तक वही काम हो रहा है ना। काम क्या हो रहा है, यही शिफ्टिंग 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 शिफ्टिंग, एक ही टाइप का काम है कि नहीं। तो शिफ्ट करना है तुमको बस, 3 2 में, 4 3 में, 5 4 में, 6 5 में, ऐसा शिफ्ट कर रहे हो ना तुम बराबर। तो नंबर ही चेंज होते जा रहे हैं तो वो आए देगा। जैसे कि 28 को हम ऑड करते गए ना 1 2 3 4 5 से, तो प्रोसेस सेम ही थी पूरे केस में, बस 1 2 3 4 बदल रहा था। तो मैं इतना लिखते बैठूंगा क्या, 1 2 3 4, मैं एक लूप को वो काम दे दूंगा, वो काम करेगा अपना। समझे? तो यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या सबको, अल्गोरिदम बिल्डिंग वाला पार्ट, एवरीवन? क्या क्या बताया मैंने अब तक वो समझो। की पॉइंट्स मैंने बताया मेमोरी डायग्राम के बारे में, कि मेमोरी कैसे मिलती है, क्या मिलती है वो चीज़। दूसरी बात, हमारा डिस्कशन ये एल्गोरिथम बिल्डिंग पे शुरू हुआ, बट उस पे एक मेन पॉइंट ये है कि पैलिंड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या है ये तुमको पता होने की जरूरत नहीं है। जनरल नॉलेज के लिए तुम, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली ये पता रखो, क्योंकि इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करो, तो वहां पे तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि अरे स्ट्रॉन्ग नंबर, वाई टू गिव सम बैड इंप्रेशन ना। टेक्निकली मेरे कहने का पॉइंट ये था कि तुमको ये लॉजिक लगाते आना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको एक्सप्लेन कर सकता है ना कोई दूसरा। समझ में आ रहा है क्या? जो डिजाइन बनाना है, जो फ्लो जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें ऐसा, क्लाइंट वही करते हैं ना कि ये इनपुट देने पे हमें ये एक्सपेक्टेड है, वो तो तुम्हारे मन से मत मन से करो ऐसा थोड़ी बोलते हैं। ये इनपुट देने पे ये आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड है, ऐसा ऐसा हमें एक्सपेक्टेड है। अब एज अ डेवलपर यू हैव टू थिंक कि मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा वहाँ। समझे? अंडरस्टूड एवरीवन? वहां पे तुमको समझना है कि मैं कैसे लॉजिक लगा सकता। ठीक है, तो अल्गोरिदम बिल्डिंग वाला पार्ट वाला समझो।
अभी कुछ अल्गोरिदम वगैरह बनाते नहीं बैठने हैं, नॉट इवन मेमोरी डायग्राम। ये अल्गोरिदम या मेमोरी डायग्राम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा, अल्गोरिदम तो हम बनाएंगे भी नहीं इसके बाद। हम मेमोरी डायग्राम बनाएंगे लेकिन हर चीज का, क्यों? क्योंकि हमको फ्लो समझना है। जो इनिशियल लेवल पे हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग या पाइथन जो भी है, वहां पे मेमोरी डायग्राम बनाते रहो कंटिन्यूस, तो तुमको समझ में आता है फ्लो कोड का। क्लाइंट नहीं बोलता है कल को कि ये पूरा इतना मुझे प्रोजेक्ट दिया, इसका मेमोरी डायग्राम निकाल के दिखा, उसको क्या लेना देना ना। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, चाय फीकी क्यों बनी, इसलिए मैं मेमोरी डायग्राम में ट्रेस करने गया तो मैं देख रहा हूँ कि शक्कर के बर्तन में तो कुछ नहीं है, मतलब शक्कर का बर्तन इनिशियलाइज ही नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? वो एम्प्टी रह गया क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन देना ही भूल गया कि तुझे दुकान से शक्कर लाके उसमें डालनी है, ठीक है। और बाय प्रोसेस उसने वो बर्तन में जो भी था वो डाल दिया। तो जो भी था उसका काम क्या है, इस बर्तन में जो भी है वो बड़े बर्तन में डालना है। इतना सिंपली आगे का स्टेप है कि नहीं? तो वो कहाँ चेक करेगा शक्कर थी या नहीं उसमें? उसने प्रोसेस फॉलो किया बस कि बर्तन उसमें डाल दिया। तुम्हारा वो ट्रेसिंग के वक्त पता चलता है कि अरे शक्कर के बर्तन में शक्कर ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली चाय फीकी बनेगी, आउटपुट गलत आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये रन टाइम पे प्रॉब्लम आते हैं। कंपाइल टाइम पे तो पता चल जाता है, मतलब तुम शक्कर लाने को बोल रहे हो, ठीक है, मतलब तुम बोल रहे हो कि इसमें शक्कर रखनी है, पर शक्कर को कितने साइज का बर्तन चाहिए, क्या चाहिए, तुमने डिफाइन ही नहीं किया। समझे? डिफाइन ही नहीं किया तो तुरंत कंपाइलर तुमको बोलेगा कि अरे गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ है अब तक, तुमने बस नाम दिया है, नाम से थोड़ी ना वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना। कितनी साइज चाहिए, क्या चाहिए, वो बताना पड़ेगा ना उसको। तो वो वाला पार्ट है। सो फॉर दैट वी नीड मेमोरी डायग्राम। मेमोरी डायग्राम एक सोल्यूशन है। साथ ही साथ मेमोरी डायग्राम भी अपना कभी कभी गलत होता है। क्यों होता है अभी वो समझो। माइंड में मेरे ये चल रहा है कि ये नंबर कोड है एमस्ट्रॉन्ग का, ठीक है, तो मेरा मेमोरी डायग्राम भी बराबर एमस्ट्रॉन्ग के फ्लो में ही जाता है। मतलब मैंने ऐसा कोड किया है कि ये नंबर बनाया मैंने, इसको 10 दिया, लेट से एक नंबर बनाया और एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्पररी वेरिएबल में नंबर डाल दिया और फिर मैंने यूजर से वो नंबर स्कैन किया। समझ में आ रहा है? तो इनिशियली ये नंबर में क्या था, गार्बेज। इनिशियली इस नंबर में भी क्या था, गार्बेज। तो तुमने टेम्प अपडेट किया, बट किससे अपडेट किया टेम्प? गार्बेज से अपडेट किया ना, और बाद में स्कैन किया। बाद में स्कैन किया मतलब ये जो नंबर तुमने स्कैन किया वो बाद में स्कैन कर लिया। समझ में आ रहा है? बट मेमोरी डायग्राम बनाते बनाते तुम्हारा कैसा है कि नंबर 10, टेम्प 10 नहीं है ना, टेम्प में 10, टेम्प में गार्बेज है। तूने टेम्प कब स्कैन किया? कॉपी करने के बाद ना। तो इसलिए मेमोरी डायग्राम फ्लो वाइज जाना चाहिए कि हाँ नंबर बना क्या, बट अभी गार्बेज है, टेम्प बना क्या, अभी गार्बेज है, अभी नम में टेम्प कॉपी हो रहा है क्या, हो रहा है, बट गार्बेज में गार्बेज कॉपी हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिर मैंने नंबर स्कैन किया। तो इस फ्लो से जाओगे तो मेमोरी डायग्राम करेक्ट आती है। इस फ्लो से नहीं गए तो माइंड में वही लेके चले कि ये कोड किस चीज का है, तो मेमोरी डायग्राम करेक्ट नहीं आएगी। तो और एक सोल्यूशन इसमें क्या है, जगह जगह पे प्रिंटअप डाल के देखना है कि मैं यहाँ तक आया क्या। मतलब यहाँ पे अगर मैं प्रिंटअप डाल के देखता हूँ तो मुझे टेम्प और नम सेम नहीं आए तो मुझे क्लिक होगा ना, क्या रे नहीं टेम्प प्रॉपरली स्कैन नहीं हुआ। तो प्रिंटअप डाल के देखना है। 100 लाइन का मेरा कोड है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा आउटपुट गलत आ रहा है तो मैं जगह जगह पे प्रिंटअप डाल के चेक करूंगा यहाँ तक कोड करेक्ट आ रहा है क्या, करेक्ट आ रहा है क्या, करेक्ट आ रहा है क्या। फिर मुझे पता चल रहा है कि अरे लाइन नंबर 60 से लेके तो लाइन नंबर 80 के बीच में गड़बड़ हो रही है कुछ, ठीक है, उसके आगे सब सही है। ये सब कब चल रहा है, रन टाइम एरर्स के लिए चल रहा है ना। कंपाइल वाला तो कंपाइल के टाइम बोल देगा, रन टाइम पे अगर कुछ रन टाइम के जगह पे उसको लॉजिकल एरर्स बोलो कि प्लस की जगह पे मैं माइनस कर दिया, ये लॉजिकल एरर है ना। मैं एडिशन करने वाला था बट माइनस लिख दिया, सबट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कंपाइलर भी उसको ये नहीं कर पाएगा ना। कंपाइलर को क्या लेना देना, वो बोल रहा है इंस्ट्रक्शन मुझे करेक्ट दिख रही है तो आई एम ओके विद दैट। तो ये 60 और 80 के बीच में मैं ढूंढूंगा। क्लियर? तो पहले कहाँ खोया है वो समझना है। समझ में आ रहा है? कहाँ खोया है वो जगह मिल गई तुमको, तो उसी जगह में ढूंढो ना। ये पूरे 1000 लाइन में ढूंढते बैठोगे कब मिलेगा वो। समझ में आ रहा है? तो फ्लो से तुमको ट्रेस करते 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 जाना है
कि कहाँ तक आया, मैं ये कोड कहाँ तक आया, कि ये करेक्ट है क्या, वो करेक्ट है क्या, वो करेक्ट है क्या। समझ में आया क्या? मतलब बहुत सी बार तुम ऐसा कर देते हो कि तुम बोल देते हो टेम्प इक्वल्स टू नंबर, और तुमको करना होता है एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर। तो तुमको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स एक्सपेक्टेड होता है, बट तुम ट्रू और फॉल्स करने की जगह पे असाइनमेंट कर देते हो, टेम्प में नंबर डाल देते हो। वो प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर उधर। क्लियर? फिर आउटपुट गलत आते हैं इफ एल्स के आगे के। फिर तुमने क्या करना चाहिए, तुमने यहाँ पे प्रिंट करके देखना चाहिए कि टेम्प क्या आया और नम क्या आया। वहां पे जब टेम्प और नम तुमको सही दिखता है, तब तुम्हारी नजर इस लाइन पे जाएगी। नहीं तो कितना भी तुम कोड को ओवरलुक करो, उस लाइन तक नजर जाएगी नहीं तुम्हारी, क्योंकि वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आता है। इनिशियल लेवल पे तुमको पता नहीं चलेगा कि अरे मैं डबल इक्वल्स टू की जगह पे सिमली इक्वल्स टू दे दिया तो। समझे क्या? तो तुमको प्रिंट करके देखना है एक 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 चीज। ओवरऑल क्या करना है वो समझ में आ रहा है क्या? कि उस वे से जाना है। मेमोरी डायग्राम जब भी निकालने जाओगे तो पूरा माइंड ब्लैंक कर देना है कि ये कोड किस चीज का है, मुझे नहीं पता। मैं बस कोड के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ और मेमोरी डायग्राम निकाल रहा हूँ लाइन बाय लाइन, एक 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 एक। समझे? इस तरीके से हो जाना है। मेमोरी डायग्राम के बेटर प्रैक्टिस के लिए दोस्त को बोलो कि तू मुझे एक रैंडम कोड लिख के दे, मैं तुझे रैंडम कोड लिख के देता हूँ। मेमोरी डायग्राम से ट्रेस करूंगा पहले कि इस रैंडम कोड का आउटपुट क्या आता है, फिर उसको कंपाइल करके रन करके चेक करूंगा। अगर मेरा आउटपुट मैच हो रहा है मतलब आई एम गोइंग इन करेक्ट वे। अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैं वापस वापस ट्रेस करूंगा ना। तो मैच नहीं हुआ तो भी सीखने मिल रहा है ना तुमको। समझ में आ रहा है क्या? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल एरर्स आएंगे तो तुमको चीजें समझ में आने लग जाएगी। यस, अंडरस्टूड। इसमें कोई डाउट है अभी तो बोलो। डाउट है कोई तो पूछो, चलो क्विक। यस, क्वेश्चंस। चलो अब तुम भी बात करो, मैं ही बात कर रहा हूँ ना कब से। बोलो, समझो यहाँ तक। यस, ऑनलाइन एज वेल। यहाँ तक समझा है क्या? और कुछ कंसर्न्स है तो बोलो। अब कोड करेंगे तब धीरे धीरे जो प्रूव हो जाएगी चीजें इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स, जो मेमोरी वगैरह वो सब मैंने बोला था। बट एक रफ आइडिया आया है क्या सबको कि कैसे कैसे चीजें वर्क होगी? ठीक है। और ये ही समझना इंपॉर्टेंट है। वो गधे जैसा आज का टॉपिक इफ एल्स और चलो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर इज इवन और ऑड, हजारों प्रोग्राम है ना वैसे। तो फिर क्यों चाहिए इफ एल्स, डिसीजन मेकिंग वगैरह वो सब ना? इवन और चेक करने के लिए चाहिए क्या इफ एल्स? इसके लिए चाहिए इफ एल्स टू मेक डिसीजंस ना। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है ना वो। तो बताओ और क्या करना है। यस, ऑनलाइन वाले लोग कौन कौन है ऑनलाइन में? महेश, पूजा, प्रशांत, लक्ष्मीकांत, धनश्री, विवेक, दिगंबर, अभिषेक, वापस अभिषेक, उमा, रंजना, वैष्णवी। समझ में आया क्या सब? डाउट है कुछ? कुछ डाउट है? स्पीड ओके है? समझ में आ रहा है सब? ईच एंड एवरीथिंग। मुझे बीच में टोका तो भी चलेगा।
कि सर स्पीड ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट रिपीट करो, तो बोल सकते हो तुम सिंपली। क्लियर है क्या? तो ऐसा नहीं है कि चल रहा है तो ठीक है, मी काय तपस्येला नाही बसलोय, अरे सर को डिस्टर्ब कैसे करे अभी, श्राप भी दे, वो होता है ना, वो साधु की तपस्या भंग करो तो श्राप देता है, तो ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, तो तुम लोग रेस करो बेटा, रेस करोगे तो ये है, नहीं तो फिर क्या। नहीं वैसे मत करो। चलो फिर, कोई डाउट है और तो बताओ। हाँ, मेमोरी डायग्राम और फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है ना सिंपली। मेमोरी डायग्राम में वहां पे तूने कितने बाइट अलोकेट किए वगैरह वो नहीं समझता है ना। मेमोरी डायग्राम में कितने बाइट अलोकेट किए, फिर ओएस ने इतना मेमोरी दिया होगा उसको, फिर मैंने ये चीज इसमें कॉपी की तो इसी में कॉपी की क्या बराबर वगैरह। मेमोरी डायग्राम आगे चल के जब वो हीप मेमोरी या ग्लोबल स्टैटिक वाला पार्ट आता है तो वहां पे बहुत जगह पे क्लिक होता है कि लेट से मैंने एक वेरिएबल का एड्रेस एक पॉइंटर को असाइन कर दिया, ठीक है, तो वो मेमोरी वहां पे है क्या, ये फ्लो चार्ट से नहीं समझता है ना। फ्लो चार्ट इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। समझ में आ रहा है क्या? फ्लो चार्ट मतलब ये अल्गोरिदम है ना, ये अल्गोरिदम को ही फ्लो चार्ट में लेते हैं कैसे। अब उसके कुछ वो रूल्स भी है फ्लो चार्ट के, कि स्टार्ट करने के लिए आई थिंक ऐसा कुछ गोल से शुरू करते हैं, फिर ये अभी मुझे कॉलेज का याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये इसमें इनपुट लेते हैं कुछ, फिर तुमको डिसीजन लेना है तो आई थिंक ये डायमंड बनाते हैं ऐसा, फॉल्स वाले इधर जाओ, ट्रू वाले इधर जाओ, बाकी के किधर, बाकी के होते ही नहीं है ना, 0 और 1। क्लियर? फिर यहाँ पे वो जर्नी होता है और एक इसमें इफ एल्स है तो ऐसे, ऐसा भी है सिचुएशन। समझ में आ रहा है? जैसे कि चलो इसको इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि आई वॉन्ट टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर अमंग 4, 4 में से कौन बड़ा है मुझे चेक करना है। तो मेरे पास ए बी सी डी ऐसे 4 वेरिएबल में कोई नंबर रहेंगे, तो मैं क्या चेक करूंगा पहले, ए बी से बड़ा है क्या, ए बी से बड़ा है तो फिर ए सी से बड़ा है क्या, ए सी से बड़ा है तो फिर ए डी से बड़ा है क्या। तो इतना जर्नी अगर ए पार करके आया है इसका मतलब ए बड़ा है। ए इतना जर्नी पार करके आया बट ए को ओवरकम कौन कर गया अभी, डी, तो डी बड़ा है। तो ए जो है बी और सी से बड़ा था ही, बट डी ए से भी बड़ा है, तो फिर कौन बड़ा हुआ, डी बड़ा हुआ ना। फिर मैं आया इधर, ए बी से बड़ा है बट ए अभी सी से बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा है फिर, वेट करना पड़ेगा क्योंकि चेक करना पड़ेगा एक बार कि सी डी से बड़ा है क्या, तो है बड़ा तो सी बड़ा, नहीं तो डी बड़ा, लाइक दिस। यहाँ पे क्या, बी सी से बड़ा है, बी डी से बड़ा है तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो डी इज ग्रेटर, सी डी से बड़ा है तो सी इज ग्रेटर, नहीं तो डी इज ग्रेटर। ये मुझे और सॉर्ट कर देगा ना चीजें, क्या लगने वाला है मेरा यहाँ पे, ये अगर मेरा एक डिसीजन है ईफ वाला, तो ये इसका पूरा क्या है, ट्रू पार्ट, ये इसका पूरा क्या है, फॉल्स पार्ट। इसके अंदर वापस एक ईफ लग गया, इसके अंदर वापस एक ईफ लग गया। समझ में आ रहा है? तो फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे तो क्या चेक करूंगा, ए ग्रेटर देन बी है तो इधर जाओ वापस क्या चेक करो, ए ग्रेटर देन सी है तो इधर जाओ वापस क्या चेक करो, ए ग्रेटर देन डी है तो ए इज ग्रेटर, नहीं तो डी इज ग्रेटर। वही बात हो रही है ना लगभग। समझ में आ रहा है क्या? बस यहाँ से वही इनिशिएट होगा क्या, कि भाई यूजर से ए बी सी और डी ये सब वेरिएबल स्कैन करवा लो, ठीक है। इसके ऊपर और एक लाइन होगी क्या, स्टार्ट करो, ठीक है। अब बहुत से रूल्स होते हैं, अभी मेरा पेज खत्म हो गया तो फिर वो एक कोई तो भी गोल होता है, जैसा अभी पेज खत्म हो गया ना इधर, तो मैं ऐसे करूंगा और फिर नए पेज पे मैं शायद ऐसे कुछ तो भी वो शुरू करता हूँ, ठीक है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ना ये सब चीजें, क्लियर है क्या? बट वैसे नहीं है, एक्चुअली तुम कंपनीज वगैरह में जाते हो तो ये सब तुमको बना के रखा होता है,
मतलब अभी तुम इनिशियल लेवल पे जाते हो तो तुमको स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बनाने नहीं देते हैं ना, लगभग तुमको कहीं ना कहीं पे काम करना है। वहां पे तुमको ये मेमोरी डायग्राम और ये फ्लो वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड कोड है ना, तो तुमको कुछ टाइम देंगे तो वो जब ट्रेस करोगे तुम तो समझ में आएगा कि इधर से ये चीज इधर जाती है, ये करती है, वो करती है वर्क। तो ये अल्गोरिदम, मेमोरी डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह ये सब चीजें तब हेल्प करती है बेटा। ठीक है? जब एक बार मुझे वो कोड समझ में आ गया कैसे करता है काम, तो मैं उनको सजेशंस भी दे सकता हूँ कल को कि अरे तुम्हारे प्रीवियस कोड में ये इतना कोड ऑप्टिमाइज हो सकता है। और तो ऐसे तुम अलग इंप्रेशन वहां पे छाप सकते हो कि ये 4 लाइन तो कम हो सकते हैं, ये यहाँ पे अननेसेसरी यूज किया जा रहा है। कभी कभी होता है ऐसा है कि उन 4-5 लाइन की वजह से उनका कॉस्टिंग बढ़ रहा है बहुत, मतलब मेमोरी ज्यादा लग रही है वगैरह, वो सब चीजें है ना। ह्यूज लेवल के प्रोजेक्ट पे अगर तुम सोचोगे तो यहाँ से जर्नी शुरू करनी है ना हमको। तो समझ में आ रहा है क्या? तो फ्लो चार्ट है या अल्गोरिदम है, ये सब मिक्स करके वी विल बी क्रिएटिंग। यूजुअली फ्लो चार्ट्स ही होते हैं, ठीक है, अल्गोरिदम की जगह पे। बट वो कहाँ पे है? वो जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है पहले, ठीक है। अब ये नॉन टेक्निकल बंदा भी कर सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब वो जो होता है ना, आई थिंक बिजनेस एनालिस्ट होते हैं क्या वो, उनका वो जॉब होता है ना वो सारा, मतलब क्या है रिक्वायरमेंट क्या है वगैरह वो गैदर करना और ये सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, एंड देन वो डेवलपर्स को एक्सप्लेन किया जाता है। या वो प्रोसेस है, एसडीएलसी सुना होगा तुम लोगों ने क्या? एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे या रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिजाइन के बाद क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे कोड को, इम्प्लीमेंट के बाद क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद क्या करेंगे? डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट के बाद क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे उसका। राइट? तो ये सब चीजें होती है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। सब चीजें हैं कनेक्टेड, पहले डेवलपमेंट तो करेंगे। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट आने के बाद मुझे मेरा लॉजिक बिल्ड करते आना चाहिए। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? क्वेश्चन है अभी कोई तो बताओ। हाँ, स्टैटिक यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वो हीप वाले पार्ट में आएगा ना। नहीं ना, वो होगा ही नहीं अभी। अभी कैसे होगा? मेमोरी एलोकेशन समझाना पड़ेगा ना मुझे उसके लिए पहले तुझे, कि मेमोरी कैसे, मतलब डेटा टाइप्स वगैरह मेमोरी एलोकेट। और स्टैटिक और डायनामिक वो ओएस का काम है ना। हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, कीवर्ड्स वगैरह बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो बना के देगा। डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक वाला पार्ट समझो पहले तो। स्टैटिक मतलब एट कंपाइल टाइम फिक्स, वो बता देता है इतना इतना करना है। डायनामिक मतलब क्या? वो रन टाइम पे चेंज हो सकता है। जैसे कि तुम्हारा अपना वेबसाइट्स में ही देखो ना, स्टैटिक वेबसाइट मतलब क्या? फिक्स होता है उसमें, एक पेज दिखता है, उतना कोई चेंजेस नहीं है। डायनेमिकनेस आता है उसमें, हाँ मतलब चेंज होता है, या कर्सर लेके जाओ तो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, वो सब चीजें होती है, डायनेमिकनेस लाते हैं उसमें। तो मेमोरी जब आएगा तब वो समझेंगे। और वो दूर का कंसेप्ट है बहुत, मतलब पहले तो अभी हम स्टैक में ही काम करने वाले हैं ना। क्लियर? जब हम वो हीप वगैरह मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे तब वाला पार्ट है। अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? यस, ऑनलाइन एज वेल। एनी डाउट? तो टुमारो देयर विल बी नो सेशन, बट तुम लोगों को मैंने जैसे बताया कल, आज भी वापस रिमाइंड करता हूँ, कैंपस ड्राइव है तो तुम सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो।
ओके एवरीवन, तुमको डिटेल्स मिली है क्या सबको? यस, ऑनलाइन में कहाँ पे होने वाला है, कितने बजे होने वाला है? मिली है क्या? मिली है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, तो मैं भेजने बोलता हूँ। अरे जल्दी, मिली है ना? ओके, सो अटेंड करो एक्सपीरियंस के लिए। क्लियर एवरीवन? ओके फाइन, देन मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय बाय।